तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। सीधे आज की कहानी पे आते हैं। बहुत ज़माने से इसकी फरमाइश हो रही थी, बल्कि आज भी मैंने देखा एक दो मेल, कल भी, परसों भी, और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि पता नहीं आप सुनाना चाहते हैं कि नहीं इस कहानी को। तो इसलिए मैंने कहा था कि बारी बारी से सभी का नंबर आता है, तो आज इस कहानी का नंबर है। इस कहानी को शुरू करूँ उससे पहले इस कहानी से जुड़ी ये दो तीन चीज़ें। एक, शायद आज़ाद हिंदुस्तान में ये पहला ऐसा घोटाला था, हालांकि 1947 के बाद और भी बीच में कई घोटाले की खबर आई थी, लेकिन वो घोटाला था जो सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जिसकी बारे में चर्चा की गई। और ये जो घोटाला शब्द है, इस घोटाले की वजह से ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचा कि घोटाला क्या होता है। तो घोटाला शब्द भी फेमस हो गया था इस घोटाले के चक्कर में। दूसरा, इस घोटाले से जुड़ा हुआ जो नाम था वो हिंदुस्तान की राजनीति में एक अलग उस वक्त अपनी पहचान लेकर लालू प्रसाद यादव आए। और जिस तरीके से उनकी बातचीत करने का तरीका, उनका रहना, उठना, बैठना, बोलना, खाना, पीना, सब कुछ उन लोगों को बड़ा गुदगुदाता था भी था, अच्छा भी लगता था। लेकिन लालू प्रसाद यादव की पूरी राजनीतिक जो करियर रहा, उसमें ये घोटाला ने एक ऐसा धब्बा, एक ऐसा दाग लगाया कि उनको जेल तक जाना पड़ा। और फिलहाल वो अब चुनाव लड़ने से भी वंचित हैं, क्योंकि जो हमारा कानून है उसके हिसाब से। यह ऐसा घोटाला था जिसमें पहली बार ये आया कि इंसान जो है वो जानवरों का चारा भी खा सकता है। तो बात चारा घोटाले की ही है। और इस चारा घोटाले को हालांकि हुए हुए करीब, जब शुरुआत हुई थी तो करीब 24-25 साल तो बीत गए। लेकिन कहते हैं कि जिस पीरियड में ये चारा घोटाला हुआ, ये उससे बहुत पहले से चला आ रहा था। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन हुई, जांच हुई, जो चार्जशीट हुई, वो एक ख़ास पीरियड था 90 से लेकर 96 तक के बीच में। और कहते हैं कि इसकी जो रकम थी घोटाले की वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जो सीबीआई ने जांच की वो करीब 950 करोड़ रुपए का मामला सामने आया था। तो पूरी कहानी, पूरा घोटाला कैसे सामने आया, क्या कुछ हुआ था, अब आपको मैं सिलसिलेवार बताता हूँ। बात 1995 की है। बिहार में चुनाव होना था विधानसभा का। इससे पहले लालू प्रसाद यादव काफ़ी वहाँ पॉपुलर, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। ये उनका तीसरा टेन्योर था, तीसरी बार विधानसभा चुनाव में उतरे थे मुख्यमंत्री के पद के लिए। और उनकी पार्टी जब जो उस वक्त थी वो जनता दल पार्टी थी। तो जनता दल के ही बैनर तले वो सत्ता में आए, बिहार में मुख्यमंत्री बने। और पहली बार लोगों ने देखा कि एक आम आदमी जो अपने प्यून भाई के घर पे एक कमरे में कैसे रहता है अपने इतने बीवी और बच्चों के साथ, तो एक आम आदमी भी सत्ता तक पहुंच सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। ये उस वक्त और ये सारी चीज़ें, और फिर लालू प्रसाद यादव जी का जो स्टाइल था उसने काफ़ी उनको पॉपुलर किया, न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में। तो 1995 में चुनाव था। मार्च 1995 में इलेक्शन हो रहा था। और लालू प्रसाद यादव जनता दल के बैनर तले तीसरी बार मुख्यमंत्री के लिए चुनाव मैदान में उतरे। दूसरी तरफ कांग्रेस, बीजेपी, ये सारी विपक्षी पार्टियां थीं, समता पार्टी भी थी। और उस वक्त तक झारखंड नहीं बना था, झारखंड बिहार का हिस्सा था। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी उसमें शामिल थी चुनाव में। चुनाव होता है लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का कोई बहुत ज़्यादा असर दिखता नहीं है। लालू की पॉपुलैरिटी की वजह से इस चुनाव में जनता दल को काफ़ी बड़ी कामयाबी मिलती है। और 324 बिहार विधानसभा की जो सीटें थीं उनमें से 167 जनता दल जीतती है, यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी जीतती है। और लालू यादव तीसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब लगा कि सब कुछ ठीक है, सब सही चल रहा है। करीब 8 महीने का वक्त बीत जाता है। 8 महीने तक वो बिहार के मुख्यमंत्री और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 8 महीने के बाद एक ऐसी चीज़ शुरू होती है जिसका अंजाम लालू प्रसाद की राजनीतिक करियर को एक तरह से लगभग ख़त्म कर देता है। 1995 में ही उस वक्त के बिहार के एक फाइनेंस कमिश्नर हुआ करते थे जिनका नाम था एस विजय राघवन। तो फाइनेंस कमिश्नर बिहार सरकार के मातहत। तो उन्हें कुछ लगा कि सरकारी फंडों में अलग अलग डिपार्टमेंट में कुछ घपला घोटाला चल रहा है काफ़ी टाइम से। तो फाइनेंस कमिश्नर ने एक लेटर लिखा बिहार के हर डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, और कहा कि वो जो भी उनके इलाके में जो सरकारी ख़जाने से पैसे निकाले जाते हैं उसकी ज़रा वो जांच करें और देखें, पूरी जानकारी दें किस किस जगह से, कौन कौन से डिपार्टमेंट में, किस मद में कितने पैसे निकाले गए, कितना खर्च हुआ, उसका बिल है कि नहीं, रसीद दी गई कि नहीं।
तो ये सारे डीएम को फाइनेंस कमिश्नर बिहार के एक लेटर लिखते हैं, सारे डीएम के पास ये लेटर जाता है। उसी दौरान में जो चाईबासा एक, ये अभी झारखंड में, लेकिन तब झारखंड बना नहीं था, जैसा मैंने आपको बताया कि बिहार का हिस्सा था। तो चाईबासा के एक यंग डीएम, मतलब नया नया अभी वो आए, उनके अंदर जोश, कुछ करने का हौसला। तो ये मिस्टर अमित खरे चाईबासा में तैनात थे। जब फाइनेंस कमिश्नर का ये ऑर्डर आता है कि सभी अपने अपने सरकारी खजानों की जांच करें और देखें, तो 1985 कैडर के आईएएस अफसर अमित खरे ने भी कहा कि चलो मैं अपने जो भी मेरा एरिया में जो आता है वो सरकारी खजाने की सारी की जांच करते हैं। तो जब वो जांच कर रहे थे तभी उनके यहाँ पशुपालन विभाग में उन्होंने जांच के दौरान जो सारी कागजात और चीज़ें मंगाई, उन्हें कुछ शक हुआ। उन्होंने देखा कि यहाँ से करीब 2 हिस्सों में, एक बार 10 करोड़ और एक बार 9 करोड़ हाल के वक्त में ही बिल दिए गए और यहाँ से खजाने से पैसे निकाले गए। लेकिन उस पैसे को निकालने का डिटेल नहीं दिया गया। मतलब ये पशुपालन विभाग बिहार सरकार को जो था, वो एक्चुअली जो जानवर हैं, ख़ासतौर पर गाय, भैंस, सांड, इन सब की उत्पत्ति के लिए, इनकी बेहतर देखभाल के लिए, रखरखाव के लिए, इनके खाने पीने के लिए चारा, इनके दवा दारू के लिए, इनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए ये पशुपालन विभाग बनाया गया। बिहार, यूपी और इन तमाम जगहों पे चूँकि कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, यहाँ पे खेती बाड़ी, तो इसलिए इसके लिए बाकायदा पशुपालन विभाग है। हालांकि एक अजीब बात यह थी कि पशुपालन विभाग के लिए कितना बजट होगा ये कभी तय ही नहीं हुआ था, बस लोग निकालते थे और वो खर्च करते थे। तो पहले ये समझने की ज़रूरत है कि पशुपालन विभाग से ये चारा घोटाला जुड़ा हुआ, तो पशुपालन विभाग में क्यों पैसे। तो जो भी इस तरह के गाय, भैंस और ये इस तरह के जानवर हैं, इनके खाने पीने का इंतज़ाम करने के लिए, ये अगर बीमार हैं इनके दवा के लिए, इनको कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाना तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ये सारी चीज़ों के ऊपर सरकार खर्च करती है और अलग अलग इलाके में अलग अलग पशुपालन विभाग के तहत जानवरों को रखा जाता है। तो अमित खरे ने पाया कि चाईबासा के इलाके में पशुपालन विभाग से अलग अलग वक्त पे काफ़ी पैसे निकाले जा रहे हैं, लेकिन जो पैसे निकाले जा रहे हैं उसका हिसाब किताब नहीं दिया जा रहा है। अब सरकार का एक नियम है कि अगर आप 10 लाख रुपए से कम खर्च करते हैं तो वो एक ख़ास अफसर होता है जिसकी सैंक्शन मंजूरी ज़रूरी है, उसके अलावा आप अपने आप खर्च कर लीजिए। लेकिन जहाँ रकम 10 लाख से ऊपर होता है तो फिर उसमें कई जगह से आपको इजाज़त लेनी पड़ती है, कई जगह से अलग अलग फाइलें जाती हैं, दस्तखत होता है, तो बड़े बड़े फिर अफसर उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो 10 करोड़ और 9 करोड़ 2 किस्तों में निकाले गए चाईबासा से, लेकिन वहाँ पे ये था कि उसकी डिटेल नहीं है, उसकी बिल नहीं है। तो उन्हें डाउट हुआ, जवाब मांगा, जवाब मिला नहीं, डिटेल मिला नहीं वहाँ के कर्मचारियों से। तो अमित खरे ने फिर उस दफ्तर पे जाकर रेड करने का फैसला किया। वो दफ्तर पहुँचते हैं। जनवरी 1996 की बात है ये, यहीं से शुरुआत होती है, जनवरी 1996। अमित खरे उस पशुपालन विभाग के दफ्तर पहुँचते हैं जहाँ चाईबासा में जाँच पड़ताल करते हैं। शायद उनके इस दफ्तर पहुँचने और रेड करने की खबर किसी ने उन्हीं के डिपार्टमेंट से लीक कर दी थी। तो उस दफ्तर में जब वो पहुँचते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारी फाइलें जलाने की कोशिश की गई, कुछ जल भी गई, बिल इधर से उधर हो गया। फिर भी उन्होंने जो वहाँ से समेटा उसमें देखा कि ज़्यादातर जो बिल बनाए गए हैं वो 10 लाख से कम के हैं। अब 10-10 करोड़ निकाले गए लेकिन बिल 10 लाख से कम। उसकी वजह ये है कि अगर पूछा जाए तो फिर उसमें ये नहीं होगा कि फ़लाने अफसर का इस पर साइन था कि नहीं, उससे मंजूरी ली गई कि नहीं, क्योंकि उसके लिए पूरी फाइल चलती है सरकारी महकमे में। तो 10 लाख से कम का बिल है तो फिर इसका मतलब है कि एक किसी को अथॉरिटी है, पावर है, वो साइन कर सकता है, और जो खुद इस करप्शन में शामिल है तो वो कह देगा हाँ मैंने साइन किया है 10 लाख के बिल पे। तो ज़्यादातर 10 लाख से कम के बिल थे। यहीं पे उनको डाउट हुआ अमित खरे को कि इसमें कुछ गड़बड़ है, और फिर बहुत सारे फाइल जला दिए गए थे। फिर उसके बाद उन्होंने जो 10 लाख से कम के बिल भी मिले कि चलो हो सकता है जेन्युइन हो, तो उन्होंने उस बिल को खंगालना शुरू किया। तो वो बिल इस तरीके का था कि जैसे आपने जानवरों के लिए चारा ख़रीदा, उनके लिए दवाएं ख़रीदी, उनको आपने इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन में भेजा। तो जब इन चीज़ों की जांच की कि आखिर वो कौन है सप्लायर जिसको पैसे दिए गए चारे के लिए, कौन है वो सप्लायर जिसको दवा के लिए पैसे दिए गए, जहाँ से दवाई मंगाई गई, वो कौन सा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है जिससे गाड़ियाँ ली गई किराए पे जानवरों को यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए। तो वो जो बिल में एड्रेस थे, उन जब एड्रेस की उन्होंने छानबीन की तो वो सारे पते फर्जी निकले। हैरत तो ये थी कि जानवरों को ट्रक से ले जाने का बिल था
कि उसके ऊपर इतने इतने लाख रुपए खर्च हुए इतने समय में, तो वो जो नंबर लिखा हुआ था, पता चला कि वो स्कूटर के हैं, स्कूटी के हैं, बाइक के हैं, टेम्पो के हैं, ट्रैक्टर के हैं, एम्बुलेंस के हैं, मतलब बिल है ट्रक का, लेकिन गाड़ियों के नंबर कुछ और हैं। तो वो सारे फर्जी निकले, उन्हें डाउट हुआ। और फिर जब वो पता चला, उन्होंने पूरी डिटेल की, तो सिर्फ चाईबासा के उस पशुपालन विभाग से उनका एक ख़ास टाइम मुद्दत के अंदर 37 करोड़ के घोटाले की जानकारी लगी, जिसके बिल फर्जी पाए गए। जो जिस कंपनी का बिल है वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, जिस गाड़ियों से भेजा गया वो गाड़ी के नंबर ही नहीं है, जिन दवाओं की बात की गई कि दवा खरीदी गई वो कोई ऐसा मेडिकल स्टोर या वो कुछ था ही नहीं। तो इसी के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेजी फाइनेंस कमिश्नर को। फाइनेंस कमिश्नर ने इधर मिस्टर विजय राघवन ने फिर इस दौरान में बाकी डीएम से भी रिपोर्ट आनी शुरू हो गई थी, चूँकि उन्होंने कहा था अपने अपने सरकारी खजाने की रिपोर्ट भेजें। फिर तो एक तरह से बाढ़ लग गई। चाईबासा से रिपोर्ट आने के बाद रांची से, वहीं झारखंड आपके गुमला, ये भी झारखंड में, पटना, डोरंडा, लोहरदगा और पता नहीं कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट ज़िले जहाँ से डीएम की रिपोर्ट आने लगी कि वो जब गए, जहाँ गए, तो सारे बिल जो है वो फर्जी निकल रहे हैं। जिनको भुगतान करने की बात कही गई है उस नाम की कोई कंपनी नहीं है, उस नाम का कोई शख्स नहीं है, उस पते पे कोई पता नहीं है जो पता लिखा हुआ था। तो जब ये सारी चीज़ें हुई तो फिर फाइनेंस कमिश्नर के कहने पर और इन सारे डीएम के रिपोर्ट पर 420 फर्जीवाड़ा धोखाधड़ी के तहत पुलिस को कहा गया कि आप मामला दर्ज करें। इसके बाद बिहार पुलिस मुकदमा दर्ज करती है पहली बार। मुकदमा दर्ज करते ही करीब 100 से ज़्यादा पशुपालन विभाग के अफसर, कर्मचारी, सप्लायर या ठेकेदार, इन सबको हिरासत में लिया जाता है। और ये पहली बार हुआ था जब इतने बड़े पैमाने पे इन लोगों को गिरफ्तार करके और अब इनसे पूछताछ शुरू की जाती है। अब ये जब सारी चीज़ें आती हैं तो जाहिर सी बात है सीधे सीधे बिहार सरकार पर उंगली उठती है। फिर इसके बाद जो चीज़ें आती हैं वो ये हैं कि लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे तो काफ़ी वक्त तक के लिए वो फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री भी रहे, और उनके वित्त मंत्री रहते हुए भी इस पशुपालन विभाग में बिना बजट पास कराए हुए पैसे गए और लालू प्रसाद यादव ने कुछ नहीं कहा, इस पर कोई उंगली नहीं उठाई। पता चला कि जितने भी 1991 में जब लालू प्रसाद यादव थे तब से ही उनको ये जानकारी में थी कि पशुपालन विभाग में कुछ गड़बड़ है, लेकिन उन्होंने इस बारे में कभी कोई कार्रवाई करने की कोशिश ही नहीं की। बाद में जब ये सारी चीज़ें उठी तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसकी जांच कराएंगे, और लालू प्रसाद यादव ने एक 3 सदस्यों की कमेटी बनाई इस गिरफ्तारी और सारी चीज़ों पे। लेकिन कमाल देखिए कि उन्होंने कहा बिहार सरकार जो भी इसमें दोषी है पकड़ा जाएगा, उसको बख्शेंगे नहीं। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री, उन्होंने 3 सदस्यों की कमेटी बनाई। बाद में जो ये 3 सदस्यों की कमेटी थी, ये मामला जब सीबीआई को हो गया तो उसमें से वो जो 3 सदस्य थे उस कमेटी में, उनमें से 2 खुद चारा घोटाले के आरोपी पाए गए और उनको अरेस्ट किया गया और उनको जेल भेजा गया। तो इस तरीके से आई वॉश करने की कोशिश की गई थी उस वक्त। उस वक्त जब ये सारी रिपोर्ट आई तो चाईबासा से ये चूँकि शुरू हुई, तो जो चाईबासा के पशुपालन विभाग का जो अफसर था मेन, उसके खिलाफ 50 लाख रुपए गैर कानूनी तरीके से निकालने का जिसका बिल नहीं दिया, ये इल्ज़ाम आया और बाकायदा पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई। जैसे ये बात लालू प्रसाद के सामने आई, उन्होंने फ़ौरन उसको कहा कि इसको सस्पेंड कर दिया जाए। सस्पेंशन का ऑर्डर भी चला गया, उसे ऑर्डर मिला भी, लेकिन 15 दिन के बाद वही अफसर उससे भी प्रमोट होकर बड़े पोस्ट पर पहुंच जाता है, क्योंकि लालू प्रसाद उसके खिलाफ फिर कोई कार्रवाई नहीं करते। और ये इस पूरे चारा घोटाले में से जो कड़ियाँ थी उनमें से एक अहम कड़ी था ये। तो ये सारी चीज़ें होती रही। इधर पुलिस ने सारे एफआईआर दर्ज किए, अब धीरे धीरे मीडिया में खबर आ गई। उधर 8 महीने पहले ही चुनाव हारे जो सारी विपक्षी पार्टियाँ थी, कांग्रेस हो, समता पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, इनको एक मुद्दा मिल गया बैठे बिठाए। अब इन लोगों ने सरकार पर प्रेशर डालना शुरू किया कि बिहार पुलिस की जाँच या फिर इन कमेटी की जाँच, इनसे हम सहमत नहीं है, मामला बड़ा है, घोटाला बड़ा है, इसलिए इसकी जो जांच है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और सीबीआई को इसकी जांच दी जानी चाहिए। आखिरकार इसके ऊपर काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन लालू प्रसाद माने नहीं। तो फिर ये तमाम पार्टियां और बाकी लोग ये पटना हाईकोर्ट पहुंचे और पटना हाईकोर्ट में जाकर इन्होंने कहा कि ये मामला बड़ा है और इसमें सीधे सीधे मुख्यमंत्री का भी नाम आ रहा है, इसलिए इस मामले की जाँच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए, बिहार पुलिस नहीं करनी चाहिए।
पटना हाई कोर्ट ने ये बात मान ली और 10 मई 1997 को, बल्कि 10 मई नहीं उससे पहले, सीबीआई को ये जांच करने का आदेश दे दिया और पटना हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। इस फैसले के, पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ लालू प्रसाद यादव सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस सक्षम है इस पूरे मामले की जांच करने में, इसलिए सीबीआई को देने का कोई मतलब नहीं है, पटना हाईकोर्ट के फैसले को पलटा जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी लालू प्रसाद यादव या बिहार सरकार की इस अपील को नहीं माना और कहा कि इस मामले की निष्पक्षता से अगर जांच होगी तो वो सीबीआई कर सकती है और ये मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई को सौंपने का मतलब था कि ये विपक्षी पार्टियों की एक बड़ी जीत थी, क्योंकि अब सीबीआई पूरी जांच करती और बिहार पुलिस को जैसे आप जांच में मैनिपुलेट कर सकते थे, यहाँ अब ये मुमकिन नहीं था। 11 मार्च 1996 को पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। 27 मार्च 1996 को सीबीआई ने चाईबासा, जहां से पहली बार ये शुरुआत हुई थी घपले की, मिस्टर खरे जो डीएम थे, वहीं से सीबीआई ने शुरुआत की और चाईबासा के सरकारी खजाने से जो पैसे निकाले गए थे उस मामले में पहला केस दर्ज किया। इसके बाद 10 मई 1997 को सीबीआई ने इस पूरे मामले में जब पूरी अपनी जांच कर ली, 96 के बाद लगभग 1 साल तक जांच की और 97 में पहली बार सीबीआई बिहार के गवर्नर के पास जाती है और कहती है कि उसके पास प्रूफ है, सबूत है कि जितने भी इस चारा घोटाले के मामले में आरोपी पकड़े गए या पूछताछ हुई है, उनके सीधे सीधे रिश्ते जो हैं वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी से जुड़ते हैं। इस दौरान क्या हुआ कि जब पटना हाईकोर्ट ने कहा सीबीआई की जांच के आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया कि ये मामला सीबीआई जांच करेगी, तो लालू प्रसाद यादव के लिए अब मुश्किल की घड़ी शुरू हो गई थी। उनके लिए मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठना भी मुश्किल हो गया था। खुद उनकी पार्टी जनता दल में आवाज़ उठने लगी कि चूंकि मामले की जांच हो रही है तो लालू प्रसाद यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इन विरोध को देखते हुए लालू प्रसाद यादव ने फिर जनता दल से अलग होकर एक अपनी अलग पार्टी बना ली और उस पार्टी का नाम दिया राष्ट्रीय जनता दल। तो अब इन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई और अलग पार्टी बनाने के बाद राष्ट्रीय जनता दल के नाम से एक नई पार्टी बनाई और इसके बाद इनको सपोर्ट किया झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, कांग्रेस ने, क्योंकि पार्टी अलग होने के बाद जनता दल के बहुत सारे विधायक दूसरी तरफ चले गए थे। तो इन लोगों के सपोर्ट से फिर लालू प्रसाद यादव ने इस्तीफा दे दिया 25 जुलाई 1997 को मुख्यमंत्री पद से। 25 जुलाई 1997 को, मतलब सीबीआई की जांच हाथ में आए हुए साल भर हुए थे, उन्हें लग गया था कि अब ये मामला टलेगा नहीं। तो 25 जुलाई 1997 को लालू प्रसाद यादव ने इस्तीफा दिया, नई पार्टी बनाई जिसका नाम रखा राष्ट्रीय जनता दल, और 28 जुलाई को राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले अपनी पत्नी राबड़ी देवी को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन से। और ख़ुद वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से हट गए क्योंकि उन्हें मालूम था कि जांच जिस दिशा में जा रही है कभी ना कभी गिरफ्तारी ज़रूर होगी। इसके बाद सीबीआई ने अपनी पूरी जो है छानबीन की और बिहार के गवर्नर के पास पहुंचे और कहा कि उनके पास पुख्ता सबूत है, जितने भी पकड़े गए हैं उनके रिश्ते जो है वो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ रहे हैं, कुछ के कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, कुछ के मतलब हर पार्टी के साथ कुछ ना कुछ लेना देना है। तो गवर्नर ने लालू प्रसाद यादव से पूछताछ करने की इजाज़त दे दी। इसके बाद फिर सीबीआई न सिर्फ लालू प्रसाद यादव बल्कि बिहार के एक्स सीएम पूर्व मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के जगन्नाथ मिश्रा, उनको, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री थे चंद्रदेव प्रसाद वर्मा, उनको, इसके अलावा 3 आईएएस अफसर थे, बाकी भी और सीनियर अफसर थे, इन सबको के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। जैसे ही आरोप पत्र दाखिल किया उसके बाद लालू प्रसाद यादव 29 जुलाई 1997 को सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं अग्रिम जमानत के लिए कि सीबीआई गिरफ्तार न करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनको अग्रिम जमानत देने से मना कर देती है क्योंकि सीबीआई ने कहा था कि उनके खिलाफ, लालू के खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत है। तो उसी चीज़ को देखते हुए 29 जुलाई को ये अग्रिम जमानत नामंजूर की जाती है। जैसे ही ये नामंजूरी का फैसला सीबीआई के पास पहुंचता है, 30 जुलाई 1997 को
सीबीआई सुबह सुबह पटना में लालू प्रसाद यादव को उनको घर के बाहर से, उनके घर से गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन उनको कोर्ट में पेश किया जाता है और तब तक ये मामला जो है अब सीबीआई के यूके विश्वास जो ज्वाइंट डायरेक्टर थे उनको दे दिया जाता पूरे मामले की जांच करने के लिए। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेशी होती है, फिर सीबीआई उनसे पूछताछ करती है और लालू प्रसाद यादव को फिर जेल भेज दिया जाता है, पटना के बेऊर जेल। करीब 135 दिन, मतलब लगभग 5 महीने के करीब लालू प्रसाद यादव जेल में रहते हैं। 12 दिसंबर 1997 को उनको फिर जमानत मिलती है, वो रिहा होते हैं। लेकिन जब रिहा होते हैं उसके बाद चारा घोटाले के एक दूसरे मामले में फिर उनको 12 दिसंबर को गिरफ्तार किया जाता है और अगले साल 18 अक्टूबर 1998 को लालू यादव को फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है, बेऊर जेल भेजा जाता है, फिर वो वहाँ रहते हैं। इसके बाद फिर उनके और राबड़ी देवी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज होता है और इसमें भी लालू को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन फिर जमानत पर रिहा हो जाते हैं। 28 नवंबर 2000 को चारा घोटाले के एक और मामले में फिर लालू प्रसाद यादव को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन इस बार वो सबसे कम 1 दिन जेल में रहते हैं और जेल से बाहर आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें, सारी कार्रवाई, आरोप पत्र, चार्जशीट सब चल रहा था। इस दौरान में एक नया डेवलपमेंट होता है। अक्टूबर 2001 में बिहार से अलग हटकर झारखंड एक नया राज्य बना दिया जाता है। इसकी अधिसूचना जारी हो जाती और अब झारखंड 2001 में एक नया राज्य भारत का बन चुका था, स्टेट। तो जैसे ही अक्टूबर 2001 में झारखंड बना, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, इस बीच में कई आवाज़ आई कि बिहार में चूँकि इधर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थीं, उनके पति लालू पे इतना बड़ा इल्ज़ाम, जेल जाना आना, ये भी आया कि बेऊर जेल में वो कैदी की तरह नहीं रहते बल्कि उनको सारी सुविधाएं वहाँ मिल रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि चारा घोटाले से जुड़े हुए सारे मामले की सुनवाई बिहार से बाहर निकालकर झारखंड में, रांची में हो। जिसके बाद फरवरी 2002 में रांची की स्पेशल सीबीआई अदालत में मामले की सुनवाई शुरू हुई। लंबी बहस चली, 2006 तक तो बहस और गवाह यही सब पेश होते रहे। उसके बाद 2013 से चारा घोटाले में फैसला आना शुरू हुआ। अलग अलग करीब 48 मुकदमे थे जो चारा घोटाले के अलग अलग जगहों पे थे और जिनमें 40 से ज़्यादा आरोपी थे। उस दौरान तक 11 की मौत भी हो गई, 3 सीबीआई के गवाह बन गए, 2 ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और धीरे धीरे करके 4 से 5 मामलों में जो फैसला आया जिसमें लालू प्रसाद यादव को गुनहगार माना गया और उसमें उनको अलग अलग वक्त में सज़ा सुनाई गई। 30 सितंबर 2013 को सीबीआई जज ने पहली बार लालू प्रसाद यादव को और साथ में जगन्नाथ मिश्रा को, जो चाईबासा मामला था उसमें 5 साल की सज़ा सुनाई। इसके बाद जो बाकी दूसरी जगह रांची के अलग मामले थे, देवघर का अलग मामला था, इन सारे मामलों में 5 साल, किसी में 7 साल, किसी में 4 साल, इस तरीके से सज़ा सुनाई गई और उनको कसूरवार ठहराते ही लालू एक तरह से उनकी लोकसभा की सदस्यता भी रद्द हो गई, मतलब वो अब चुनाव भी नहीं लड़ सकते। और इस दौरान में फिर जगन्नाथ मिश्रा की हाल में मौत भी हो गई। तो लालू प्रसाद यादव उसके बाद से रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद। जब भी वो ज़मानत के लिए अप्लाई करते तब तक चारा घोटाले का कोई दूसरा फैसला सामने आ जाता, फिर तीसरा आ जाता। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें चलती रही। जो अभी तक सिलसिलावार इनका है वो ये है कि इस पूरे मामले में 38 आरोपी थे, जिनमें से 11 की मौत हो चुकी, 3 सीबीआई के गवाह बन गए, 2 ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। लालू यादव पर चाईबासा के सरकारी खजाने से 37 करोड़ रुपए निकालने का जो मामला था वो माना गया। दुमका के सरकारी खजाने से 3.31 करोड़, देवघर के खजाने से करीब 84 लाख रुपए, चाईबासा के एक और खजाने से करीब 33 करोड़ और डोरंडा के खजाने से 139 करोड़, सबसे ज़्यादा यहीं से था। इस पूरे मामले में लालू प्रसाद यादव को दोषी पाया गया और ये कहते हैं कि पूरा घोटाला वैसे 950 करोड़ रुपए सीबीआई ने जोड़ा, लेकिन कहते हैं कि ये इससे बहुत ज़्यादा है क्योंकि बाकी के रिकॉर्ड्स और बाकी चीज़ें मिली नहीं। तो पूरे मामले में अब तक 53 मामले थे जो चारा घोटाले के पूरे बिहार और झारखंड से मिलाकर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए थे। 47 मामलों में फैसला आ चुका है, बल्कि 48 में आ चुका क्योंकि देवघर का भी फैसला आ चुका है, जिसमें से कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को दोषी पाया है और साथ में जगन्नाथ मिश्रा को भी पाया, लेकिन
कई मामलों में जगन्नाथ मिश्रा को बरी कर दिया गया था, लेकिन अब खैर जगन्नाथ मिश्रा की वैसी मौत हो चुकी है। तो इस पूरे मामले में लालू प्रसाद अब जेल में है, बीच बीच में तबीयत और उनकी वो कभी सेहत ख़राब रहती है, दिल्ली के एम्स भी आए, मुंबई भी गए, फिर बीच में ये भी था कि उनको कुछ दिनों के लिए इसी हेल्थ ग्राउंड पे ज़मानत मिली, पटना में थे। तो अब उनका जो सफ़र है वो पटना से लेके रांची के बिरसा मुंडा जेल यहीं तक सीमित है। और कहते हैं कि इस बार जो चुनाव हुआ था, जनरल इलेक्शन हुआ था, उसमें बहुत सारे राजनीतिक पंडित कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव का जेल में रहना, बाहर ना होना बड़ा नुकसान दे गया था राष्ट्रीय जनता दल को, क्योंकि उनका अपने वोट बैंक के पीछे करिश्मा अलग है, लेकिन जो भ्रष्टाचार और जो घोटाला उन्होंने किया उसकी अदालत से उन्हें सज़ा मिली। और अब ये भी कि लालू प्रसाद यादव की भी तबीयत इधर लगातार ठीक नहीं रहती है, स्वास्थ्य गिर रहा है लगातार, और इसी ग्राउंड पे कई बार बेल और ज़मानत की बात भी की। लेकिन कानून के लिए सब बराबर हैं। और चारा घोटाला ने एक ऐसे नेता को, जिसकी मतलब कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव सिर्फ देश में नहीं, इस पूरे घोटाले की अमेरिका, लंदन तक चर्चा हुई थी। तो हर जगह वो अपने बात करने के अंदाज़ या बोलने के अंदाज़ की वजह से लोगों के बीच में जाने जाते। लेकिन इस एक घोटाले ने, इस एक करप्शन ने लालू प्रसाद का पूरा करियर एक तरह से ख़त्म कर दिया, राजनीतिक करियर, क्योंकि अब वो चुनाव अभी 6 साल तक तो लड़ नहीं सकते, दोषी करार दिए गए। कुछ मामलों में अभी फैसला आना बाकी है, लेकिन ये वो घोटाला था। और दूसरी तरफ इस घोटाले का एक और अफसोसनाक सच ये कि इतने करोड़ों रुपए बिना फर्जी बिल के निकाल लिए गए, और बिहार में और झारखंड में उस वक्त जो जानवरों की हालत थी, गाय भैंस सांड, ये मर रहे थे, बीमारी से मर रहे थे, इनको दवा नहीं मिल रही थी, इनको सही खुराक नहीं मिल रहा था, इनका चारा नहीं मिल रहा था, क्योंकि इंसान इतना लालची और भूखा हो गया था कि जानवरों के हिस्से का खाना, उनके हिस्से की दवाई वो अपने फ़ायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा था। तो ये थी चारा घोटाला की पूरी कहानी। उम्मीद है जो जितनी जानकारी थी मैंने आप तक पहुंचा पाया हूं। बाकी अब कल मुलाकात होगी और कल सवाल जवाब भी होंगे, कल आपसे बातचीत भी होगी। तो आज इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अच्छे रहिए। पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से यही दुआ है। थैंक यू वेरी मच।